मैं डॉक्टर जी.एस. ठाकुर, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट वीआईटी पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज दुर्ग। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स जो एमएससी सेकेंड सेम के पेपर सेकेंड में है, जिसके आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं हम इंट्रोडक्शन। प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में दो स्टेप होता है, एक ट्रांसक्रिप्शंस और दूसरा ट्रांसलेशंस। Transcriptions is the process by which genetic information from DNA is transferred into RNA। मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशंस जो डीएनए में प्रेजेंस है आरएनए में जिसका ट्रांसफ़र किया जाता है उसी को हम ट्रांसक्रिप्शंस कहते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस में चूँकि दो स्टेप होता है और ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स चूँकि उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और जेनेटिक मटेरियल है ये डीएनए में या साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और इसलिए ट्रांसक्रिप्शंस एंड ट्रांसलेशंस साइटोप्लाज्म में ही होता है। जबकि यूकैरियोट्स में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसमें ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, देन प्रोसेसिंग प्रोसेस भी न्यूक्लियस में ही होता है, जिसके बाद ये साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट होता है और जहाँ पे जाके ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। डीएनए चूँकि डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसमें दो स्ट्रैंड होते हैं, एक स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड और दूसरे स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड के द्वारा 5 to 3 डायरेक्शंस में एक कम्प्लीमेंट्री चेन बनती है जिससे मैसेंजर आरएनए कहते हैं या ट्रांसक्रिप्ट आरएनए कहते हैं। ये ट्रांसक्रिप्ट आरएनए साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है जहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस किया जाता है। हम ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में देखते हैं क्योंकि ये एक एंजाइमेटिक कली प्रोसेस है जो पॉलीमरेज एंजाइम्स की उपस्थिति में कंप्लीट होता है। पॉलीमरेज एंजाइम यूकैरियोट्स में डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं जो पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2 और पॉलीमरेज 3 कहलाता है, जिसके द्वारा डिफरेंट टाइप के आरएनए का सिंथेसिस किया जाता है, जैसे मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए। ये ट्रांसफ़र आरएनए और मैसेंजर आरएनए जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डीएनए का वह भाग होता है जो आरएनए मॉलिक्यूल्स को बनाता है, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। आरएनए ट्रांसक्रिप्शंस के समय ये 5 to 3 डायरेक्शंस में इसका सिंथेसिस होता है, जिसमें एक स्ट्रैंड के द्वारा या जैसे जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उस टेम्पलेट स्ट्रैंड के द्वारा या एंटीसेंस स्ट्रैंड की ही एक कॉपी बनती है, जिसमें जो दूसरा स्ट्रैंड है जो कोडिंग स्ट्रैंड है एज सच उसकी कॉपी होती है। तो इस तरह से ट्रांसक्रिप्शंस की जो प्रोसेस है जिसमें जो आरएनए बनता है एक 5 to 3 डायरेक्शंस में इसकी सिंथेसिस किया जाता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3 टाइप्स के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। आरएनए पॉलीमरेज 1 ये न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होता है और 18S, 28S, 5.8S राइबोसोमल आरएनए को बनाता है, जबकि आरएनए पॉलीमरेज 2 न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और मैसेंजर आरएनए स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए को बनाता है। ठीक आरएनए पॉलीमरेज 3 ये भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और ट्रांसफ़र आरएनए तथा 5S आरएनए को बनाता है। इस डायग्राम में देखते हैं हम ये पॉलीमरेज 1 जो कि राइबोसोमल आरएनए को बना रहा है। ठीक दूसरा जीन है जो पॉलीमरेज 2 ये जिसके द्वारा मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है। पॉलीमरेज 3 जो ट्रांसफ़र आरएनए का सिंथेसिस करता है। रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शंस इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शंस के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहली बात तो ये है कि आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड जो कि एक एंजाइम्स है जो कि ट्रांसक्रिप्शंस में इसका एक मुख्य रोल होता है और ट्रांसक्रिप्ट करके ये मैसेंजर आरएनए को बनाता है। दूसरा है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। टाटा बाइंडिंग प्रोटीन ये उस टाटा बॉक्स या जो प्रमोटर साइड टाटा बॉक्स है
उसको ये आइडेंटिफाई करता है और जो फैक्टर्स है या आरएनए पॉलीमरेज 2 है जिसको बाइंड करने में हेल्प करता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, डिफरेंट टाइप के इसमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स पाए जाते हैं, जैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B, D, E, F, H, इस तरह से डिफरेंट टाइप के ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स पाए जाते हैं। क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज ये अकेला ही सिंथेसिस नहीं करता, इसके साथ बहुत सारे ये फैक्टर्स उपस्थित होते हैं जिसकी उपस्थिति में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कंप्लीट होता है। इसके अलावा जीटीपी, एटीपी, सीटीपी और यूटीपी जैसे न्यूक्लियोटाइड्स की भी ज़रूरत पड़ती है। हम एक डीएनए की स्ट्रक्चर में देखें तो जिसमें डिफरेंट इसके भाग होते हैं, जैसे इसमें एक इन्हेंसर रीजन्स पाया जाता है, प्रमोटर रीजन, ट्रांसक्रिप्शन जीन रीजन्स और टर्मिनेटर रीजन्स होता है। ट्रांसक्रिप्शन जीन रीजन से ही आरएनए मॉलिक्यूल्स का ट्रांसक्रिप्शंस होता है। प्रमोटर रीजन्स, ट्रांसक्रिप्शन रीजन से ठीक पहले प्रमोटर रीजन्स होता है। इस प्रमोटर रीजन में भी प्रमोटर रीजन में टाटा बॉक्स प्रेजेंट होता है या वो सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जिसके द्वारा इसको आइडेंटिफाई किया जाता है और यहाँ से ट्रांसक्रिप्शंस की जो प्रोसेस है, जो इनिशिएशन प्रोसेस है, इस प्रमोटर रीजन से ही स्टार्ट होता है। प्रमोटर रीजन के कुछ दूरी पर इन्हेंसर सीक्वेंस पाया जाता है। ये इन्हेंसर सीक्वेंस ट्रांसक्रिप्शंस की रेट को बढ़ाने का काम करता है, एक्टिवेट करने का काम करता है। तो इस तरह से ये इन्हेंसर जो कि इस जो ट्रांसक्रिप्शंस रीजन्स हैं उससे लगभग ये 1000 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर अप स्ट्रीम में प्रेजेंस होता है। हम ट्रांसक्रिप्शन को 3 भाग में बांट सकते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशंस और टर्मिनेशंस। हम पहले देखते हैं इनिशिएशंस। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस का स्टार्ट होना इनिशिएशन कहलाता है। आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम्स होती है वो स्पेसिफिक साइट पे आके बाइंड होता है। डीएनए के उस स्पेसिफिक साइट जो अप स्ट्रीम पर प्रेजेंट होता है जिसे प्रमोटर कहा जाता है, और इस प्रमोटर रीजन में ही आके पॉलीमरेज एंजाइम्स है वो बाइंड होता है। द पॉलीमरेज एंजाइम्स ट्रांसक्राइब वन स्ट्रैंड द एंटीसेंड स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए टेम्पलेट। पॉलीमरेज एंजाइम्स ये एंटीसेंस स्ट्रैंड के जो डीएनए है उस डीएनए या टेम्पलेट है उस टेम्पलेट से ट्रांसक्राइब करता है और आरएनए का सिंथेसिस करेगा। आरएनए सिंथेसिस डज नॉट रिक्वायर ए प्राइमर। प्राइमर की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। आरएनए सिंथेसिस अकर इन 5-3 डायरेक्शंस विद द आरएनए पॉलीमरेज। चूँकि जो सिंथेसिस होता है ये टेम्पलेट रीजन्स में जो 3-5 रीजन्स है उस 3-5 डायरेक्शंस रीजन्स में आरएनए का सिंथेसिस 5-3 डायरेक्शंस में होता है। प्रमोटर हैव अ सीक्वेंस कॉल्ड टाटा बॉक्स विच हैज़ द कंसेंसस सीक्वेंसेस 5 TA TAA 3 प्राइम्स। एक कंसेंसस सीक्वेंस प्रेजेंस होता है जो टाटा बॉक्स कहलाता है या इसको हॉगनेस बॉक्स भी कहा गया है। इसी हॉगनेस बॉक्स को या टाटा बॉक्स को एंजाइम्स के द्वारा या पॉलीमरेज एंजाइम्स के द्वारा इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। विभिन्न प्रकार के इसमें फैक्टर्स प्रेजेंस होते हैं जो इस रीजन्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। डीएनए में कुछ केसेस में कार्ड बॉक्स जो इसके प्रमोटर रीजन्स में पाया जाता है और ये GC रिच रीजन एरिया होते हैं जहाँ पे ये कंसेंसस सीक्वेंस प्रेजेंस होता है। हम टाटा बॉक्स की बात करें तो ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट पॉइंट से 25 बेस पेयर अप स्ट्रीम में उपस्थित होता है। लगभग 25 से 35 हो सकता है ये। इसी बीच ये टाटा बॉक्स प्रेजेंट होता है। इस टाटा बॉक्स को ही सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है और टाटा बाइंडिंग प्रोटीन के द्वारा इसको बाइंड किया जाता है। कार्ड बॉक्स या CAAT बॉक्स जिसको कार्ड बॉक्स भी कहा जाता है, ये लगभग 80 बेस पेयर अप स्ट्रीम में
प्रेजेंट होता है। इनिशिएशन के समय जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स होते हैं, जिसमें TF, 2A, B, D, E, F, H, ये फैक्टर्स जिसको इनिशिएशन फैक्टर या ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, जो पॉलीमरेज एंजाइम के साथ मिलकर एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स को बनाता है और वो DNA प्रमोटर साइट पे आके बाइंड होता है। जब ये प्रमोटर साइट पे बाइंड होता है, यानी कि पॉलीमरेज एंजाइम्स का जब रिक्रूट कर दिया जाता है, आपस में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बनाते हैं। हम इस स्ट्रक्चर्स या इस जो फैक्टर्स है, जो इनिशिएशन फैक्टर्स है, ये DNA के उस प्रमोटर रीजन में आके बाइंड होते हैं। अब ये बाइंड होने के साथ ही साथ उस एरिया में DNA को अनवाइंड करते हैं, और अनवाइंड करने के साथ ही साथ अब इसमें ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। जो टाटा बॉक्स है, जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट के अप स्ट्रीम पर 25 to 30 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर ये दूर स्थित होता है, जिसे हम प्रमोटर रीजन्स कहते हैं। इस प्रमोटर रीजन में सबसे पहले TF2D या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D बाइंड होता है, जिसमें टाटा बाइंडिंग प्रोटीन्स इस TF2D को बाइंड करने में हेल्प करता है। 2FT2D का ही एक सब यूनिट है, जिसको टाटा बाइंडिंग प्रोटीन भी कहा गया है। सबसे पहले ये आके यहाँ पर बाइंड होता है। देन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B ये भी इस प्रमोटर साइट पे आके बाइंड होते हैं, और ये DNA को इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F भी इसमें बाइंड होता है। इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर H बाइंड होने के साथ ही कंप्लीट एक RNA पॉलीमरेज के साथ ये बाइंड हो जाते हैं, और अब यहाँ से ट्रांसक्रिप्शंस स्टार्ट होता है। एक बार जब पॉलीमरेज एंजाइम्स रिक्रूट कर दिए जाते हैं और DNA में बाइंड हो जाता है और एक्टिवेट हो जाता है, तो इलांगेशन की प्रोसेस है स्टार्ट हो जाता है, और धीरे धीरे इस तरह से जो टेम्पलेट DNA है उसके अनुसार से इसमें RNA का सिंथेसिस होने लगता है। एक एंजाइम महत्वपूर्ण है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H दो तरह से कार्य करता है। एक तो ये पहला काम करता है हेलिकेज एक्टिविटी का, जिससे ये DNA को अनवाइंड करने का काम करता है। ATP की उपस्थिति में ये एनर्जी लेकर DNA को खोलने का काम करता है, जिससे ट्रांसक्रिप्शन आगे बढ़ने लगता है। दूसरा इनका जो मेन फंक्शंस है फास्फोरिलेशंस का। फास्फोरिलेशंस के द्वारा, चूँकि पॉलीमरेज जो एंजाइम्स है इनका फास्फोरिलेशंस होता है, और फास्फोरिलेशंस होने से इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। हम इसको कन्फर्मेशन चेंजेस कहते हैं। इस कन्फर्मेशन चेंजेस होने से बाकी के जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो रिलीज़ हो जाते हैं, और कुछ फैक्टर इसके साथ बाइंड रहते हैं जो आगे ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं, जैसे कि TF2H, TF2E जो फैक्टर्स है वो इनके साथ आगे ट्रांसक्रिप्शंस में हेल्प करते हैं। फास्फोरिलेशंस चूँकि ये पॉलीमरेज एंजाइम्स के टर्मिनल डोमेन में क्रिया होती है, जिसको CTD कहा गया है। फास्फोरिलेशंस होने से इलांगेशन का प्रोसेस है वो आगे बढ़ता है, लेकिन जब ये नॉन फास्फोरिलेटेड अवस्था होती है तो उस समय केवल ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को इनिशिएट करने का काम करता है। तो इस तरह से इसमें दो प्रक्रिया हम देख रहे हैं, एक तो फास्फोरिलेशंस और दूसरा है नॉन फास्फोरिलेशंस। पॉलीमरेज एंजाइम्स अब DNA स्ट्रैंड में ये धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, और आगे बढ़ने के साथ साथ ही ये ट्रांसक्रिप्शंस भी
आगे बढ़ने लगता है और आरएनए का ट्रांसक्रिप्ट होते रहता है। आरएनए पॉलीमरेज यूजेस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट टू सिंथेसाइज आरएनए ट्रांसक्रिप्ट। अर्थात इसमें ये जो कॉपी बनती है एग्जैक्ट ये कोडिंग स्टैंड की तरह की कॉपी होती है और जो 5 और 3 डायरेक्शन में बनते हैं। थायमिन की जगह यूरेसिल उपस्थित होता है और राइबो शुगर इसमें प्रेजेंट होता है। चूँकि डीएनए में डीआरसी राइबो शुगर होता है, लेकिन जब ये आरएनए में कन्वर्ट होता है या आरएनए ट्रांसक्रिप्ट होता है तो उसमें राइबो शुगर प्रेजेंट होता है। इलांगेशन की प्रोसेस में चूँकि पॉलीमरेज इस डीएनए के साथ आगे मूव करता है और इस डीएनए को अनवाइंड करते जाता है, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H इसको हेलिकेज एक्टिविटी के द्वारा अनवाइंड करता है। धीरे धीरे ये आगे की ओर मूव करने लगता है। जितने भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो पहले इनिशिएशन में प्रेजेंट थे वो चूँकि इसमें जो फास्फोरिलेशन प्रोसेस होता है उस फास्फोरिलेशन प्रोसेस से ये रिलीज़ हो जाते हैं और इसके टेल रीजन पे यहाँ पे देखिए जो पॉलीमरेज एंजाइम्स है इसके टेल रीजन्स में इसका फास्फोरिलेशन हुआ है। फास्फेट ग्रुप हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साथ ही इसमें कुछ फैक्टर्स भी उपस्थित हैं जो स्प्लाइसिंग फैक्टर्स कहलाते हैं या पॉली एडेनिलेशन फैक्टर्स कहलाता है। इसके टेल रीजन्स में ये प्रेजेंट होते हैं। ट्रांसक्रिप्शंस इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। चूँकि इसमें इसका जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड को मेथिल ग्रुप ग्वानोसिन मेथिल ग्रुप के द्वारा इसको बाइंड कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये कैपिंग की प्रोसेस लगभग 25 न्यूक्लियोटाइड का ट्रांसक्रिप्ट कर लेने के बाद इसकी कैपिंग कर दी जाती है। टर्मिनेशन की प्रोसेस में हम देखते हैं चूँकि टर्मिनेशंस के लिए उस जो पॉलीमरेज एंजाइम्स जो आगे बढ़ रहा है एक निश्चित समय आने के बाद ट्रांसक्रिप्शंस की प्रोसेस है वो समाप्त हो जाती है। इसमें एक सीक्वेंस होता है जिसको सिग्नल सीक्वेंस कहा गया है, जो ए सिग्नल या सीक्वेंस इसमें प्रेजेंस होता है जो 10 से 35 बेस पेयर डाउन स्ट्रीम में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के पहले उपस्थित होता है। स्पेसिफिक सीक्वेंस कहने का मतलब पॉलीमरेज ए सिग्नल होता है। इस पॉलीमरेज ए सिग्नल ही एक स्पेसिफिक सिग्नल है। इस स्पेसिफिक सिग्नल के पहले यू इस तरह से एक सिग्नल सीक्वेंस को आइडेंटिफाई किया जाता है। पॉलीमरेज ए सिग्नल इस पॉइंट पे ही एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के द्वारा इसको कट किया जाता है। जैसे ही ये कट होता है उस रिलीज्ड ट्रांसक्रिप्ट या मैसेंजर आरएनए में AD9 का एडिनिलेशंस होता है या AD9 का एडिशन होता है जिसको पॉली एडिनिलेशंस कहा जाता है। तो इस तरह से जो स्पेसिफिक सिग्नल्स है उस सिग्नल्स को पहचाना जाता है और पहचानने के बाद उस स्थान पर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के द्वारा उसको कट कर लिया जाता है और इस तरह से ये जो न्यू ट्रांसक्रिप्ट आरएनए बना है यहाँ से रिलीज हो जाता है और जिसको टर्मिनेशंस कहा जाता है। इस डायग्राम में हम इसको और समझने की कोशिश करते हैं। प्री मैसेंजर आरएनए जो ट्रांसक्रिप्ट मैसेंजर आरएनए बना है वही प्री मैसेंजर आरएनए या प्रीकर्सर मैसेंजर आरएनए कहलाता है। एक सीक्वेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो एक सिग्नल सीक्वेंस है, टर्मिनेशन सिग्नल सीक्वेंस कहा जाता है। इसके ठीक आगे की ओर यहाँ पे 10 से 35 न्यूक्लियोटाइड बेस ये डाउन स्ट्रीम एरिया पे पॉली ए साइट जिसको स्पेशल या स्पेसिफिक पॉली ए साइट कहा जाता है यहाँ से एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा कट किया जाता है। जैसे ही ये कट होता है प्री मैसेंजर आरएनए इसके जो एंड है या 3 एंड है उसमें एडिनाइंस या एडिनाइंस न्यूक्लियोटाइड का एडिशंस होता है जिसको पॉली एडिनिलेशंस कहा जाता है। तो इस तरह से इसमें टर्मिनेशंस की प्रोसेस एक पॉली ए साइट के आइडेंटिफाई होने के साथ ही कंप्लीट होता है।
आरएनए ट्रांसक्रिप्ट जो अब चूँकि अलग हो चुका है, अब इस ट्रांसक्रिप्ट आरएनए का एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है जिसको मॉडिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग कहा जाता है। यानी कि इसमें जो पॉलीमरेज है, इस पॉलीमरेज के टेल रीजन्स में कुछ एंजाइम्स होते हैं या कुछ प्रोटीन्स पाया जाता है जिसको कैपिंग फैक्टर्स या कैपिंग प्रोटीन कहते हैं, स्प्लाइसिंग फैक्टर और पॉली एडिनेशन फैक्टर्स होता है। क्योंकि ट्रांसक्रिप्शंस होने के बाद इस मैसेंजर आरएनए का एक मॉडिफिकेशन होता है और उस प्रोसेसिंग के द्वारा ही मैच्योर मैसेंजर आरएनए में ये कन्वर्ट होता है। ये फैक्टर्स जो टेल रीजन में प्रेजेंस होते हैं, ये प्रोसेसिंग के समय न्यू ट्रांसक्रिप्ट आरएनए को शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ पे इसके स्प्लाइसिंग या कैपिंग और पॉली एडिलेशंस की प्रोसेस कंप्लीट होता है। प्रोसेसिंग को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। द प्रोसेसिंग ऑफ प्री मैसेंजर आरएनए इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स: कैपिंग, एड 7 मेथिल ग्वानिलेट, poly adenylations, add poly A to the 3 ends, splicing, remove intron and join exons। इस तरह से 3 स्टेप कैपिंग, पोली एडिनिलेशंस और स्प्लाइसिंग में बांटा गया है। कैपिंग कैपिंग जब लगभग 25 न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस कर दिया जाता है, ठीक उसी समय पॉलीमरेज एंजाइम्स के टेल में उपस्थित कैपिंग फैक्टर्स के द्वारा इसका कैपिंग किया जाता है। इस कैपिंग प्रोसेस में 3 टाइप्स के जो एंजाइम्स है पार्टिसिपेट करते हैं। एक फास्फेटेज एंजाइम्स, दूसरा ग्वानिल ट्रांसफरेज एंजाइम्स और तीसरा मेथिल ट्रांसफरेज एंजाइम्स। कैपिंग के समय चूँकि नेसेंट आरएनए जिसमें ट्राईफास्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, जैसे यहाँ पे देखिए ट्राईफास्फेट ग्रुप दिखाई दे रहा है, 3 फास्फेट ग्रुप्स है। हम इस न्यू ट्रांसक्रिप्ट आरएनए को नेसेंट आरएनए कह सकते हैं। इस नेसेंट आरएनए की कैपिंग की जाती है जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड्स है। इस फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड की कैपिंग होती है। कैपिंग में ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट का मॉडिफाइड रूप जो नेसेंट आरएनए के फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड साइट के साथ आके बाइंड होता है। मॉडिफाइड ग्वानोसिन का मतलब ये है कि इसमें इसका मेथिलेशंस होता है और इसके कार्बन 7 प्लेस पर मेथिल ग्रुप का एडिशन होता है। जब ये मेथिल ग्रुप एडिशन होता है तो ही इसको हम मॉडिफाइड मेथिल ग्वानोसिन कहते हैं, अर्थात इसको 7 मेथिल ग्वानोसिन कहा जाता है। ये मॉडिफाइड ग्वानोसिन्स इस नेसेंट आरएनए के साथ बाइंड होता है। तो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट फास्फेट ग्रुप है, इस फास्फेट ग्रुप को फास्फेटेज एंजाइम के द्वारा अलग कर दिया जाता है, जिससे ये ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट अब इसमें आके ये बाइंड होता है। तो इस तरह से 5-5 ट्राईफास्फेट लिंकेज के द्वारा आपस में ये बाइंड हो जाते हैं। जहाँ पे देखिए है ना, ये ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट है, ये यहाँ पे आके इसके फर्स्ट नाइट्रोजिनस बेस जो नेसेंट आरएनए बना था उस नेसेंट आरएनए के साथ इस तरह से बाइंड होता है। तो इस तरह से 3 फास्फेट ग्रुप यहाँ पे भी हमको दिखाई दे रहा है। ग्वानिल ट्रांसफरेज एंजाइम्स जो कि ये ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट को 5-5 लिंकेज बनाने के लिए हेल्प करता है, जबकि मेथिल ट्रांसफरेज ये मेथिल ग्रुप जहाँ पे ये ग्वानोसिन का मेथिल ग्रुप्स है उस मेथिल ग्रुप को ऐड करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से 3 टाइप्स के एंजाइम्स इसमें भाग लेते हैं। पॉली एडिनेशन जैसे ही ये पॉली ए साइट पर एंजाइम्स के द्वारा क्लीवेज कर दिया जाता है, तो उसके साथ ही जो क्लीवेज पोर्शंस है या प्री मैसेंजर आरएनए है, उस मैसेंजर आरएनए के 3 एंड पर एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड का एडिशंस होता है। इसे ही हम पॉली एडिनिलेशंस कहते हैं, जो पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम्स के द्वारा
कंप्लीट किया जाता है। अब हम देखते हैं स्प्लाइसिंग इज ए मॉडिफिकेशंस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन आफ्टर ट्रांसक्रिप्शंस इन विच इंट्रॉन्स ऑफ प्रिकर्सर मैसेंजर आरएनए आर रिमूव्ड and exon of it are joined to produce a mature messenger RNA which then undergo translation of protein into the cytoplasm. Splicing is a biochemical reactions which are catalyzed by the spliceosome, a complex of small nuclear ribonucleoproteins. अर्थात स्प्लाइसिंग के द्वारा उस एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स रीजन जो आपस में इंटरवेइंग रहते हैं उस इंट्रॉन रीजन्स को रिमूव किया जाता है और मैच्योर मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस में स्प्लाइसियोसोम जो एंजाइम्स है एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम होता है जो इसको कैटलाइज करने का काम करता है ना। यहाँ पे हम इस डायग्राम में देखें चूँकि ये जो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो एक स्प्लाइसियोसोम एंजाइम्स है जो इसके इंट्रॉन रीजन्स को स्प्लाइस करने में हेल्प करता है, कैटलाइज करने में हेल्प करता है। स्प्लाइसिंग के प्रोसेस में ट्रांसस्टेरिफिकेशन रिएक्शंस के द्वारा स्प्लाइसिंग होता है। एक फर्स्ट ट्रांसस्टेरिफिकेशन जिसमें एडेनाइन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप का 5 एंड पर फास्फेट ग्रुप के साथ अटैक होता है जिसके द्वारा यहाँ पे एक स्प्लाइस होता है जिससे इंट्रॉन अलग हो जाता है। ये इंट्रॉन जो 5 और 2 फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं और एक लेडिट स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करता है। जबकि सेकंड स्टेप में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये इंट्रॉन के जहाँ पे एजी ग्रुप है उस एजी ग्रुप के 3 एंड पर फास्फेट ग्रुप को एक स्प्लाइस करता है जिसके कारण ये इंट्रॉन यहाँ पे एक स्प्लाइस होता है और अलग हो जाता है। हम इस डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए जो 2 एक्सॉन दिखाई दे रहा है, एक एक्सॉन्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दूसरा एक्सॉन्स ये दिखाई दे रहा है। इन दोनों के बीच में एक स्ट्रक्चर्स ये इंट्रॉन्स का स्ट्रक्चर्स है, यह इंट्रॉन का भाग होता है। इस इंट्रॉन को ही यहाँ से स्प्लाइस किया जाता है। इसमें एक GU और AG एक रीजन्स होता है इसके इंट्रॉन में। इस GU रीजन्स फास्फेट ग्रुप और एक एडेनाइन जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इसके OH ग्रुप के द्वारा इस फास्फेट ग्रुप को अटैक किया जाता है जिससे यहाँ पे ये ब्रेक हो जाता है। जैसे ये ब्रेक हो जाता है तो इसके 2 एंड और इसके 5 एंड और इसके 2 एंड आपस में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं और एक लेरिट स्ट्रक्चर को बना लेते हैं। इस तरह से इंट्रॉन और एक्सॉन के साथ मिलकर एक लेरिट स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। जबकि दूसरे ट्रांसस्टेरिफिकेशन प्रोसेस में 5 जो एक्सॉन्स का 3 एंड साइड्स है, इस 3 एंड साइड का OH ग्रुप, चूंकि ये OH ग्रुप इस एडेनाइन से OH ग्रुप यहाँ शिफ्ट हुआ था, ये OH ग्रुप अब एक्सॉन्स के दूसरे साइड जहाँ पे इसका 3 फास्फेट जो ग्रुप है उस फास्फेट ग्रुप को अटैक करता है। अब यहाँ पे इसको ब्रेक करता है। तो इस तरह से एक स्प्लाइसिस यहाँ पे होता है और एक पहला स्प्लाइसिस यहाँ होता है। फर्स्ट ट्रांसस्टेरिफिकेशंस के द्वारा यहाँ पे स्प्लाइस हुआ, देन सेकंड ट्रांसस्टेरिफिकेशंस के द्वारा एक्सॉन्स के दूसरे साइड्स या इंट्रॉन्स के दूसरे साइड कह सकते हैं हम, यहाँ पे स्प्लाइस होता है। इस तरह से फास्फेट ग्रुप यहाँ से अटैक करता है जिससे OH ग्रुप को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और इस तरह से दोनों एक्सॉन्स आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं और एक कंप्लीट इस तरह से जो मैसेंजर आरएनए है या हम इसको मैच्योर मैसेंजर आरएनए कहते हैं बन जाता है। तो इस तरह से स्प्लाइसिंग की प्रोसेस होता है। अब ये मैच्योर मैसेंजर आरएनए चूँकि ये न्यूक्लियस में बना है और इसका अब ट्रांसपोर्ट होगा साइटोप्लाज्म में, जहाँ पे जाके ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। थैंक यू।